शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम साइंस वाली न्यूज़ के साथ में। आज संडे, इसलिए संडे के दिन हमारा जो मेन फोकस रहता है वो साइंस वाली न्यूज़ के ऊपर ही रहता है। पहली न्यूज़ यहाँ पर हम जो देखने वाले हैं ये बताती है कि जो पिग के ऑर्गन हैं, पिग ऑर्गन मतलब सूअर के जो अंग हैं, ऑर्गन हैं, उनको हम क्या ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और किसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, या फिर जो अंग काम नहीं कर रहे हैं वो अंग काम करना चालू कर देंगे। ये चीज़ संभव हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, इस साइंस की रिसर्च के न्यूज़ से हम ये चीज़ जान सकते हैं। तो पिग ऑर्गन को कैसे करके हम कंपैटिबल बना सकते हैं। कंपैटिबल बनाना मतलब कि हम अनुकूल अनुकूल चीज़ कर पाना, जैसा हम चाहते हैं वैसा कर पाना। इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट लाया गया है, इस न्यूज़ में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हमें डिज़ाइन तैयार करना है, इसके बाद में हमें किडनी ग्राफ्ट का ट्रांसप्लांटेशन करना है। और ये चीज़ हम करने वाले हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड जो पिग्स होते हैं इनकी किडनी का हम ट्रांसप्लांटेशन करने वाले हैं। और ये जो पिग्स हैं इनमें हमने कुछ जेनेटिक्स चीज़ें विकसित करी हैं। यहाँ से ये किडनी का जो ग्राफ्ट है हम नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स के ऊपर कर रहे हैं, और इसका वर्णन किया गया है हाल फिलहाल में जो नेचर पत्रिका है उसमें, एक साइंस की न्यूज़ छपी है उसमें। सबसे पहले तो जो पिग के जीनोम होते हैं उनको चेंज किया गया है। मॉडिफाइंग द पिग जीनोम टू रिमूव एंटीजन कोडिंग जीन। हमने ऐसा मॉडिफिकेशन किया है इसके गुणों में जिसके माध्यम से हम रिमूव कर पाए हैं एंटीजन कोडिंग जीन्स को, ऐड ह्यूमन जीन्स। इसके बाद हमने क्या काम कर दिए हैं, ह्यूमन जीन्स को इसमें ऐड कर दिए हैं, और इसी के माध्यम से हम पिग वायरस को एलिमिनेट कर पाए हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था यहाँ पर शुरू में ही कि ये जो है जेनेटिकली मॉडिफिकेशन का काम किया गया है। तो जेनेटिकली में मॉडिफिकेशन जो काम किया गया है इसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम पिग के जो जीनोम होते हैं उनमें मॉडिफिकेशन किए हैं। इसमें हमने जो है एंटीजन कोड जीन्स होते हैं उनको हटा दिए हैं, और यहाँ पर हमने ह्यूमन जीन को लाए हैं, और इसी के माध्यम से पिग वायरस को हम एलिमिनेट कर पाए हैं। और इसका असर ये हुआ है कि ये जो मंकी थे जिनको हम रेसिपेंट बोल रहे हैं वो 2 साल और भी ज़्यादा जी पा रहे हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं। अब यहाँ पर जो बात बताई जा रही है, ये जो काम किया गया है प्री क्लिनिकल वर्क, तो ये जो प्री क्लिनिकल वर्क है मे मूव द फील्ड ए स्टेप क्लोजर टू क्लिनिकल टेस्टिंग ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग किडनी फॉर ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन। इससे ये चीज़ संभव हो पाई है कि अब हम जेनेटिक तरीके से मॉडिफाई किया गया पिग की किडनी ह्यूमन ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार कर सकते हैं। आज के समय में यदि किसी व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है तो नया किडनी लगाना कितना महंगा पड़ता है, कितना मुश्किल जाती है किडनी को प्राप्त करना, ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो जो ट्रांसप्लांटेशन का काम हो रहा है एनिमल ऑर्गन का ह्यूमन में, जिसको हम जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोल रहे हैं, मे ऑफर ए सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड ऑर्गन शॉर्टेज। आज के समय में ऑर्गन की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज जा रही है। पिग्स आर प्रोमाइजिंग डोनर एनिमल बट सेवरल ऑब्स्टेकल फर्स्ट रिक्वायर ओवरकमिंग बिफोर दे कैन कंसिडर क्लिनिकली वाएबल। अब आसान तो है कि सुअर की किडनी हम इंसानों में लगा देंगे, लेकिन इसके लिए क्लिनिकल ट्रायल होने चाहिए, वो क्लिनिकली तौर पर बेस्ट होना चाहिए, ठीक है, स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारी बाधाएं हैं। पहले नंबर की बात ये रहती है कि वो क्लिनिकली वायबल होना चाहिए, कि डॉक्टर लोग इसको मान्यता दे दें। दूसरे नंबर की बात ये है ऑर्गन रिजेक्शन ज़्यादा हो सकता है। इसके साथ साथ में रिस्क ऑफ जूनोसिस। जूनोसिस हम किसको बोलेंगे, जानवरों से जो वायरस इंसानों में फैल रहे हैं वो जो घटना है, वो जो बीमारी है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। जूनोसिस हम किनको बोलते हैं, ट्रांसमिशन ऑफ एनिमल वायरस टू ह्यूमन।
एग्जाम्पल के तौर पर आप कोरोना वायरस को ले लीजिए, चाहे वो केरला में जो अभी निपाह वायरस फैला है उसको ले लीजिए। जानवरों से बहुत सारे जो वायरसेस हैं इंसानों में फैल रहे हैं, और जानवरों को तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इंसानों को ये बीमार कर देते हैं और इंसानों के लिए घातक हो जाते हैं। तो जो प्रीवियस वर्क किया गया था, इसमें आइडेंटिफिकेशन किया गया है 3 ग्लाइकेन एंटीजन को, जो कि एक्सप्रेस किए गए थे पिग्स में, दैट आर रिकोगनाइज्ड बाय द ह्यूमन एंटीबॉडी एंड अटैक्ड लीडिंग टू रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो गई है कि 3 ग्लाइकेन एंटीजन हैं जो कि कहाँ पर है, पिग्स में है, जिनको हम जिनको इंसानों ने कैसे रिकॉग्नाइज किया है, ह्यूमन की जो एंटीबॉडीज़ हैं उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया है और फिर ये अटैक करते हैं, और इसी के चलते चलते फिर रिजेक्शन का काम चालू हो जाता है। अब हम बात कर लें वैनिंक्विन फ्रॉम कैम्ब्रिज, इसके साथ साथ मैसाचुसेट, यूएस एंड अदर build on this previous research by introducing alternation into genome of donor pig and achieve successful transplantation of kidney graft। यहाँ पर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ने पार्टिसिपेट किया है वो आप देख सकते हैं। वेनिंकिन है, ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के हैं। इसके अलावा मैसाचुसेट, यूएस यूनिवर्सिटीज़ भी इसमें पार्टिसिपेशन किए हैं। इसके बाद अगली जो साइंस की न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली मलेरिया की बीमारी से रिलेटेड है। मलेरिया की जो एक तो वैक्सीन तैयार करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। दूसरे नंबर की बात यह है, मलेरिया की वैक्सीन तैयार की जा भी रही है तो वो कितनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगी, कितनी ज़्यादा महंगी रहेगी, ये चीज़ काफ़ी मायने रखती है। तो मलेरिया कैसे करके फैलता है ये आप देख सकते हैं। मच्छर हमें सबसे पहले काटेगा, और ये जो मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज मच्छर होता है। इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो एक पर्सन को बाइट करता है और इसके बाद ये व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके साथ में सबसे पहले हमारा लीवर प्रभावित होता है। लीवर से हमारी जो खून की रक्त कणिकाएँ होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, वो प्रभावित होते हैं। इसके बाद चौथे नंबर में बताया जा रहा है कि मॉस्क्यूटो बाइट्स इन्फेक्टेड पर्सन बिकमिंग इन्फेक्टेड। तो चौथा जो स्टेप है आप देख रहे हैं कि इसने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा है, वो इन्फेक्टेड हो गया है। इसके बाद ये कहाँ जाएगा, दूसरी जगह जाएगा और दूसरे व्यक्ति को भी इस प्रकार से मलेरिया फैलाते जाएगा। तो देखा जाए ना तो हमारे देश में एक्रॉस इंडिया की बात करें तो ये नोटिफिएबल डिजीज़ माना जाता है, चाहे वो बिहार है, अंडमान है, निकोबार आइलैंड है, चाहे मेघालय हो। और इसी के चलते चलते वेक्टर बोर्न डिसीज़ हो रहे हैं इस कैटेगरी में। मलेरिया की बात करें, पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ माना जाता है। ये बीमारी फैलती है एक पैरासाइट के द्वारा, जिसका नाम यहाँ पर बताया गया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम, Plasmodium malariae and Plasmodium ovale. It is transmitted through the bite of infected female Anopheles mosquito। तो जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है वो इसकी वाहक मानी जाती है। करेंटली देखा जाए मलेरिया नोटिफिएबल डिजीज़ माना जाता है 33 स्टेट और यूनियन टेरिटरीज़ में। इंडिया वाज द ओनली हाई बर्डन हाई इम्पैक्ट कंट्री इन द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, एक जहाँ पर हमें मलेरिया के केसेस डिक्लाइन देखने को मिले थे 2019 से 20 की यदि हम तुलना करेंगे तो। लेकिन इंडिया में विटनेस किया गया था 1% डिक्लाइन इन मलेरिया केसेस एंड 83% डिक्लाइन इन डेथ ड्यूरिंग 2015 से 2022। अब हम सीधे चलते हैं साइंस की न्यूज़ की तरफ और देखते हैं साइंस में कौन कौन सी बातें बताई जा रही हैं। कहाँ चला गया, नाउ ए मोर एफिकेशियस इनएक्सपेंसिव मलेरिया वैक्सीन। तो वैज्ञानिक लोग कंटिन्यू प्रयास कर रहे हैं कि हम मलेरिया की सस्ती से सस्ती वैक्सीन बनाएं, तो ये आज के समय में संभव हो पाएगा। और इस वैक्सीन का नाम रखा गया है R21/मैट्रिक्स एम। क्या नाम रखा गया है? R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया वैक्सीन।
इसको डेवलप किया गया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, मैन्युफैक्चर्ड बाय द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय द WHO ऑन 2 अक्टूबर। लेकिन अभी इसको जो है बट ये टू बी प्री क्वालिफाइड, अभी इसको प्री क्वालिफिकेशन होना बाकी है। R21 मैट्रिक्स एम मलेरिया की वैक्सीन डेवलप करी गई है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड के द्वारा और इसकी निर्माण का काम लिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने। अब हम बात करते हैं कुछ 3 कंट्रीज़ ऐसी हैं, नाइजीरिया, घाना और बुर्किना फासो। यहाँ पर ऑलरेडी से अप्रूवल मिल गया है द वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन एज्ड लेस देन 36 मंथ। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 36 महीने से कम है, 3 देश ऐसे हैं जहाँ पर इस वैक्सीन को अप्रूवल मिल गया है कि वो इसका यूज़ कर सकते हैं बच्चों के ऊपर। तो जो फेज़ 3 का जो ट्रायल है इसमें 4800 चिल्ड्रन पार्टिसिपेट किए थे। इसको कंडक्ट किया गया था 5 साइट में, 4 कंट्रीज़ में, डिफरेंट मलेरिया ट्रांसमिशन इंसेंटिसाइड्स एंड सीजनलिटी के हिसाब से। अलग अलग सीजन में इसका अलग अलग असर होता है, तो अलग अलग सीजन में हम इसका क्या काम करेंगे, टेस्टिंग करेंगे। आगे बताया जाता है कि जो पार्टिसिपेंट थे, इसमें जो लोग भाग लेने वाले थे, उन्होंने रिसीव किया था 3 वैक्सीन के डोसेस 4 वीक में एंड एक इसमें बूस्टर डोज लगाया गया था एट द एंड ऑफ 12 मंथ आफ्टर लीस्ट डोज। एक डोज लग गया है, इसके बाद 12 महीने का गैप रखा गया था, इसके बाद बूस्टर डोज लगाया जाता है। प्राइमरी वैक्सीनेशन वाज कैरी आउट प्रायर टू मलेरिया सीजन where it is seasonal or at any time of year in countries where malaria is perennial। बताया जा रहा है ये जो प्राइमरी वैक्सीनेशन का काम है वो मलेरिया सीजन से पहले ही किया गया था। where it is seasonal or at any time of year in countries where malaria is। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये बीमारी सीजनल हो सकती है, कभी कभी ऐसी हो सकती है कि ये साल भर भी चल सकती है। अब हम बात करें कि वैक्सीन कितना कारगर रही है, तो इसकी जो एफिकेसी रही थी एंड ऑफ 1 ईयर, साल के अंत तक यदि हम बात करें, बच्चे जिनकी उम्र 5 से लेकर के 36 महीना है वो है 75% इसकी एफिकेसी रही थी, इसकी दक्षता रही थी। वहीं जो सीजनल मलेरिया है वहाँ पर इसकी एफिकेसी 68% है। यदि हम बात करें ऐसे बच्चे जिनकी उम्र है 5 से लेकर के 17 महीने की, हु आर मोर लाइकली टू डाई ड्यू टू सीवियर मलेरिया। 5 से लेकर के 17 महीने के बच्चे हैं जो कि सीवियर मलेरिया से ज़्यादा प्रभावित हैं और इनकी डेथें भी हो रही हैं। तो वैक्सीन की जो एफिकेसी थी वो रही थी 79%, वेयर मलेरिया इज़ सीजनल एंड 75% मलेरिया इज़ पीरियड। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो 24 अनरिपोर्टेड ह्यूमन मेड अर्थवर्क है जिसको डिस्कवर किया गया है। इंसानों ने पहले कभी कोई चीज़ का निर्माण किया था, पहले कोई संरचना का निर्माण किया था, कोई चीज़ बनाई थी, लेकिन उसको हम कभी गूगल की मदद से ढूंढ ही नहीं पाए हैं। ऐसी चीज़ों को यदि हमें खोजना है तो इसके लिए हम सैटेलाइट का सहारा ले सकते हैं और उसका एग्जाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। रिसर्चर लोगों ने सर्च किया है 5315 स्क्वायर किलोमीटर का, एक मिनट, तो 5315 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ लीडार सर्वे डाटा। तो इन्होंने 5315 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया छान करके मारा है और इसके लिए उन्होंने लीडार सर्वे डाटा का इस्तेमाल किया था और इन्होंने डिस्कवर किया था 24 अनरिपोर्टेड ह्यूमन मेड अर्थवर्क। धरती में कोई ना कोई काम हुआ है लेकिन हम उस चीज़ को खोज नहीं पाए हैं। ये चीज़ किससे संभव हो पाई है? लीडार के डाटा के माध्यम से संभव हो पाई है। तो अब यहाँ पर हम लीडार के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। लीडार को हम लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग बोलते हैं। तो पृथ्वी से लीडार दूर से पृथ्वी पर स्थित विभिन्न वस्तुओं की दूरी को नापने की एक प्रणाली है। ठीक है, कैसे करके ये काम करता है, क्या ये सिस्टम है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं।
आज के टाइम में ऐसी चीज़ों को खोज करने वाले जो लोग हैं, पुरातत्ववेता लोग हैं, इतिहास की चीज़ों को खोज करने वाले जो लोग हैं, वो लिडार डेटा का यूज़ करते हैं। इस डेटा से वे लेज़र प्रकाश का उपयोग करके उत्तम रिज़ोल्यूशन वाले मानचित्र तैयार करते हैं। कैसे करके यह काम करता है, इसको आप देख सकते हैं। लीडार को हम लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग के नाम से जानते हैं। लीडार के माध्यम से दूर से पृथ्वी पर स्थित बहुत सारी वस्तुओं की दूरी को नापने के लिए हमने एक सिस्टम बनाए हैं। इसमें प्रकाश का प्रयोग पल्स वाले लेज़र के रूप में किया जाता है। वहीं यदि हम बात करें लंबे चौड़े क्षेत्रों के ऊपर लिडार डाटा प्राप्त करने के लिए ज़्यादातर हम जो है हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का प्रयोग करते हैं। आप हवाई जहाज़ है, यहाँ पर आपने मशीन लगा लिया है और यहीं से आप चीज़ों को बना रहे हैं, उनका मैप तैयार कर रहे हैं। लिडार का जो थ्योरी है वो काफ़ी सरल है। ये पृथ्वी की सतह पर स्थित किसी वस्तु पर लेज़र लाइट फेंकेगा और प्रकाश लौटने के समय का आकलन करेगा कि भाई इतने टाइम में ये वापस आ गया है, और इस प्रकार उस वस्तु की दूरी का पता लगा लेता है, क्योंकि प्रकाश की गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड होती है। इसलिए किसी वस्तु की सटीक दूरी का पता लगाना अविश्वसनीय रूप से एकदम तेजी हो जाता है। इसके साथ में कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं, जैसे कि कुहासा, बरसात, हिमपात, धूल धाल वाला एरिया है। इसके जरिए शीशे की दीवार या दरवाजे का पता हम नहीं लगा पाते हैं। इसलिए स्मार्टफोन और अपने आप से चलने वाली कारों के निर्माता लिडार का यूज़ तो करते हैं, लेकिन साथ में ही हमको कुछ कैमरे और सेंसर का भी यूज़ करना पड़ जाता है। जैसा कि इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, ये देखने में तो कोई गांव किला जैसा हमको प्रतीत हो रहा है और इसी की खोज करी गई है। पार्टिकुलरली ये जो फोर्टिफाइड विलेज है इन रीजन अक्रॉस अमेजन बेसिन के आर पार में आप देखेंगे, इधर भी उधर भी ऐसे फोर्टिफाइड वाले विलेजेस हमको देखने को मिल जाते हैं। लेकिन ये जो लीडार सर्वे डाटा है, इसने कवर किया था 0.08% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अमेजोनिया के बहुत बड़े एरिया को ये कवर नहीं कर पाया है। यदि हम जो है बेटर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ कि कैसे बहुत सारे अनडॉक्यूमेंटेड प्री कोलंबियन साइट आई थी, उन्होंने कंबाइन किया था डाटा को फ्रॉम देयर स्मॉल बेसिन वाइड सर्वे एज वेल एज डाटा ऑन अदर प्रीवियसली आइडेंटिफाइड साइट विथ ए प्रिडिक्टिव स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। दो चीज़ों को कंबाइन करके इन्होंने देखा था, तब जाकर के ये समझ पाए हैं कि जो प्री कोलंबियन साइट हैं वो कैसे करके उनका निर्माण हुआ, कैसे करके वो ख़त्म हो पाई थी। इसके बाद कुछ एंटिक्विटी हमको एंशियंट ह्यूमन के फुटप्रिंट की मिली है वाइट सैंड में। ये देख रहे हैं, पुराने जो इंसान हैं उसके पैरों के निशान यहाँ पर पाए गए हैं। आज के समय में जो न्यू रेडियो कार्बन है, कार्बन 14 की मेथड, इसके अलावा ऑप्टिकली सिमुलेटेड ल्यूमिनेसेंस एज हैव कन्फर्म द कंट्रोवर्शियल एंटिक्विटी ऑफ एंशियंट ह्यूमन फुटप्रिंट डिस्कवर्ड इन वाइट सैंड नेशनल पार्क एंड रिपोर्टेड इन ए स्टडी इन 2021। ये कहाँ पर हमको मिले हैं? ये मिले हैं वाइट सैंड नेशनल पार्क में। तो वैज्ञानिक लोगों ने आज के समय में ये रिपोर्ट किया है कि ये जो इंडिपेंडेंट एजेस फ्रॉम मल्टीपल रिजॉल्व सोर्सेज सो दैट फुटप्रिंट वर लेफ्ट बिहाइंड बिटवीन 23,000 से लेकर के 20,000 साल पहले। आज से 23,000 से लेकर के 20,000 साल पहले के ये पैरों के निशान हैं, जो कि डेमोन्स्ट्रेट करते हैं ह्यूमन वर प्रेजेंट इन साउदर्न नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम। बताया जा रहा है कि जो नॉर्थ अमेरिकन वाला हिस्सा है, यहाँ पर लास्ट ग्लेशियल मैक्सिमम टाइम पीरियड में इंसान लोग रहा करते थे। इससे इस बात की पुष्टि हो चुकी है। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो इसरो के गगनयान मिशन से रिलेटेड है। सबसे पहले गगनयान मिशन के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखते हैं। गगनयान एक ऐसा मिशन है जिसके माध्यम से इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हमारे देश के अंतरिक्ष यात्रियों को
गगन में भेजने वाली है, आकाश में भेजने वाली है। गगनयान मिशन के अंतर्गत 3 फ्लाइट्स सेंड की जाएंगी ऑर्बिट में। देयर विल बी 2 अनमैन्ड फ्लाइट्स एंड 1 ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इसमें 2 बार तो हम जो है अनमैन्ड फ्लाइट भेजेंगे और 1 बार ऐसी फ्लाइट लगाएंगे जिसमें इंसान को बैठा करके हम भेजने वाले हैं। गगनयान सिस्टम मॉड्यूल की बात करें, जिसको हम ऑर्बिटल मॉड्यूल बोल रहे हैं, यहाँ पर 3 इंडियन एस्ट्रोनॉट रहेंगे और उसमें एक महिला भी रहेगी। इट विल सर्किल अर्थ ए लो अर्थ ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 300 से लेकर के 400 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ 5 से 7 दिन के लिए। हम एक सैटेलाइट को भेजने वाले हैं जो कि अर्थ के ऊपर 300 से 400 किलोमीटर दूरी पर ये पृथ्वी का चक्कर लगाते रहेगा और अंतरिक्ष में 5 से लेकर के 7 दिन ये यान बिताने वाला है। इसकी कॉस्ट रखी गई है 10,000 करोड़ रुपया। लॉन्च इंडिया टू बी द 4th नेशन टू लॉन्च मैन्ड स्पेस फ्लाइट मिशन आफ्टर यूएस, रसिया, चाइना एंड इसके बाद इंडिया बन जाएगा जो कि इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने वाला है। तो इसके अंतर्गत क्या सिस्टम रखा गया है, हम जो है ये GSLV MK3 रॉकेट को श्रीहरिकोटा से लिफ्ट ऑफ करने वाले हैं, यहाँ से इसको छोड़ने वाले हैं। 16 मिनट टू रीच लो अर्थ ऑर्बिट। 16 मिनट में ये अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में पहुँच जाएगा। ये यहाँ पर आप जो डॉट डॉट कलर देख रहे हैं, यहाँ तक अर्थ का एटमॉस्फेयर बताया गया है। जैसे कि ये जो वाला जो एरिया है ना, ये वाला और इतना जो एरिया है ये अर्थ का एटमॉस्फेयर है यहाँ तक। इसके ऊपर हम जा रहे हैं, ये हमारा ऑर्बिटल मॉड्यूल है। इसके बाद बताया जा रहा है ऑर्बिटल मॉड्यूल को हमने डिप्लॉयमेंट कर दिए हैं कहाँ पर, लो अर्थ ऑर्बिट में 5 से 7 दिन रहेगा। इसके बाद इसकी दिशा चेंज करी जाएगी। इस प्रकार से ये यहाँ पर पहुँचा। इसके बाद इसको फिर से बूस्ट दिया, आगे लगाए, थोड़ा सा प्रेशर बनाए नीचे जाने के लिए। कहाँ चला गया पिक्चर, यहाँ पर हमने बूस्टिंग दिया। इसके बाद हमने जो है सेपरेशन कर दिया था, क्रू को अलग कर दिए, सर्विस मॉड्यूल को हमने अलग कर दिए। इसके बाद फिर जो है एरो ब्रेकिंग का हमने काम किए हैं, मतलब उसमें ब्रेक लगाना चालू कर दिया है। इसके बाद इसका पैरासूट खुल गया है। पैरासूट खुलने के बाद ये ऐसे उड़ते उड़ते नीचे गिरते गिरते अरब सागर गुजरात के किनारे इसको गिराने की योजना बनाई गई है। देखिए यहाँ पर जो लोग भेजे जाने वाले हैं उसको रसिया में ट्रेनिंग दी गई है। जून 2019 में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर ऑफ इसरो, इसके अलावा रशियन गवर्नमेंट आउंड है ग्लाउकोमोस वहाँ की सरकारी संस्था है। इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन किया था जिसके माध्यम से इंडिया के लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें इंक्लूड है रशियन सपोर्ट इन द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, देयर मेडिकल एग्जामिनेशन एंड स्पेस ट्रेनिंग। इसमें 3 चीज़ें शामिल थीं, कैसे करके लोगों को सिलेक्ट करें, कौन इसमें जाएगा, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा होगा, स्पेस की ट्रेनिंग, सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई हैं। यहाँ जो कैंडिडेट्स भेजे जाने वाले हैं ये स्टडी करेंगे सिस्टम ऑफ द सोयूज मैन्ड स्पेसशिप का। इसके साथ साथ में इनको ट्रेनिंग दी जाएगी शॉर्ट टर्म वाइटलेसनेस एंड अबॉर्ट द सेकेंड 76 MD के एयरक्राफ्ट। तो जो सोयूज की हम बात कर रहे हैं ये एक रशियन स्पेस क्राफ्ट है। सोयूज कैरीज पीपल एंड सप्लाइज टू एंड फ्रॉम द स्पेस स्टेशन। वहाँ से यहाँ से वहाँ भेजेगा, वहाँ से यहाँ लाने का काम करता है सोयूज स्पेस क्राफ्ट। और ये जो सेकंड 76 MD के बोल रहे हैं ये एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हवाई जहाज़ है। स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया है पैराबोलिक फ़्लाइट के लिए, ट्रेनी एस्ट्रोनॉट के लिए एंड स्पेस टूरिस्ट के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं वो गंगा में पाई जाने वाली डॉल्फिन मछली से रिलेटेड है। गंगा डॉल्फिन को 1972 के वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत रखा गया है। यदि इसके साथ में कोई छेड़छाड़ करता है, इसका अवैध रूप से शिकार करता है तो वो पनिशेबल ऑफेंस माना जाएगा। साइंटिफिक नेम की यदि हम बात करें तो प्लेटेनिसा, क्या नाम रखा गया है, प्लेटिनिसा गेंगेटिका। द गंगा रिवर डॉल्फिन वाज ऑफिशियली डिस्कवर्ड इन 1801। तो गंगा रिवर में जो डॉल्फिन पाई जाती है उसको डिस्कवर किया गया था सन 1801 में।
ये जो गंगा रिवर में पाई जाने वाली डॉल्फिन है वो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना, इसके साथ साथ में कर्णफूली, संघू रिवर सिस्टम में पाई जाती है और ये जो सिस्टम है वो नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में पाया जाता है। आगे हम बात करें, ये जो गंगा रिवर डॉल्फिन है कैन ओनली लाइव इन फ्रेश वाटर एंड इट इज़ इसेंशियली ब्लाइंड। बताया जाता है कि ये केवल फ्रेश वाटर में ही रह सकती है और मूलतः बताया जा रहा है इसेंशियली ब्लाइंड। दे हंट बाय इमिटिंग अल्ट्रासोनिक साउंड विच बाउंसेस ऑफ फिश एंड अदर प्रे इनेबलिंग देम टू सी एंड इमेज इन देयर माइंड। दे आर आल्सो कॉल्ड सुसु। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये हंट कैसे करके करती हैं, शिकार कैसे करती हैं। तो इसके लिए वो अल्ट्रासोनिक साउंड को पैदा करते हैं, अल्ट्रासाउंड निकालती हैं, किसी फिश के ऊपर जाएगा ये अल्ट्रासाउंड और फिर से वापस आएगा। इसी के माध्यम से वो उस चीज़ को देख पाते हैं और उसकी इमेज अपने माइंड में बनाते हैं और इस साउंड को सुसु कहा जाता है। गंगेटिक रिवर डॉल्फिन की बात करें तो इनकी जनसंख्या 1200 से लेकर के 800 तक है, 1800। सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये एक रिलायबल इंडिकेटर माना जा रहा है हेल्थ ऑफ इंटायर रिवर इकोसिस्टम का। इट वाज रिकॉग्नाइज एज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल इन 2000 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कंजर्वेशन स्टेटस यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण है। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 की शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है। IUCN की एंडेंजर्ड कैटेगरी में इसको रखा गया है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसके अलावा सिटीज़ की बात करें, कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज अपेंडिक्स फर्स्ट में रखे हैं, मोस्ट इंजेंडर्ड कैटेगरी में। वहीं यदि हम कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ की बात करें CMS, तो अपेंडिक्स सेकेंड में इसको रखा गया है। अब जैसा कि हमने क्लियरली पढ़ा था कि ये जो गंगा नदी में डॉल्फिन पाई जाती है वो साफ पानी में ही रहती है। यदि पानी ख़राब होने लग जाएगा, गंदा होने लग जाएगा, पॉल्यूशन इस पे आने लग जाएगा, तो ये जो रिवर जो मछली है ना उतने ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाएंगी। इसके लिए थ्रेट पैदा होने लग जाता है। तो बताया जा रहा है कि गंगा घाघरा बेसिन में जो कैनाल्स यहाँ पर आ रही हैं, पानी लेकर के आ रही हैं, उसके चलते चलते इस मछली को थ्रेट्स पैदा हो गई है। न्यूज़ में बताया जा रहा है कि हाल फिलहाल में एक साइंटिस्ट और रिसर्चर लोग हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। उससे ये पता चला है कि 19 गंगा नदी की जो डॉल्फिन हैं उनको रेस्क्यू किया गया है इरिगेशन कैनाल्स में। और ये जो नहर में कैसे करके पहुंच जा रही हैं, तो गंगा नदी के पानी के माध्यम से ही ये नहरों में पहुंच जा रही हैं। पार्टिकुलरली ये उत्तर प्रदेश की बात यहाँ पर की जा रही 2013 से लेकर के 2020 के बीच में। पब्लिकेशन का नाम है रेस्क्यूइंग गंगास रिवर डॉल्फिन फ्रॉम इरिगेशन कैनाल इन उत्तर प्रदेश नॉर्थ इंडिया 2013 से 2020। ये न केवल हाईलाइट करता है कैसे करके इसको कैप्चर किया गया, रिलोकेट किया गया, इसकी मेथड को, इसके अलावा ये बताता है कि इनका जो बिहेवियरल और डेमोग्राफिक डिटेल है रेस्क्यूड एनिमल का, लोकेशन ऑफ द कैनाल वेयर एनिमल हैड बीन ट्रैप्ड, कहाँ पर जाकर के ये फंस जा रही हैं उस लोकेशन का पता चला है। इसके लिए बताया जा रहा है कि 24 रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए गए थे 2013 से लेकर के 2020 के बीच में एंड 5 डॉल्फिन की डेथ हो गई थी। इस पब्लिकेशन में बताया जाता है कि डैम जो बनाए गए हैं, बैराज बनाए गए हैं, ये इन्हीं के माध्यम से ये बुरी तरह से अफेक्टेड होती हैं। पार्टिकुलरली इनका जो हैबिटाट है वो इसी के चलते चलते लॉस्ट हो रहा है। अब ये क्या काम करती हैं, नदी से कैनाल में चले जाती हैं। पार्टिकुलरली जो इरिगेशन के लिए कैनाल बनाई गई हैं, नहरें बनाई गई हैं, और यहीं से फिर इनको इंजरी होगी। कुछ कुछ तो ऐसा होता है कि डेथ भी हो जाती है और इसके लिए मल्टीपल फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि तेज़ी के साथ में जो पानी बह रहा है उसी में बहते बहते इधर उधर होते होते घिसटते ये चले जाती हैं। हीट स्ट्रोक हो सकता है, ह्यूमन का इंटरफेरेंस भी हो सकता है जिसके चलते चलते डेथ हो सकती है।
गंगा रिवर में जो डॉल्फिन पाई जाती है उनको शेड्यूल फर्स्ट में रखा गया है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है सिटीज़ में कन्वेंशनल ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज़ के साथ साथ में अपेंडिक्स फर्स्ट में रखे हैं इनको हमने कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज़ के अपेंडिक्स फर्स्ट में रखा गया है। वहीं IUCN स्टेटस की बात करें तो इसको रेड लिस्ट में डाला गया है और ये इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखी गई है।